अफसोस हुआ मुझे कि उठ पटांग गीतों में डांस हो रहे हैं यहाँ ना, कि तेरा आदमी मर गया और तू अब वो ये कर मस्ती मार, इन गानों में शादियों में डांस हो रहा है। तो मेरे लिए तो धिक्कार था ना, फिर मैंने अपने आप को बहुत धिक्कारित किया कि क्या फायदा बल तेरा इतना वो करके, जब तेरे यहाँ पर तो ये कुछ जानते नहीं तेरे यहाँ। उत्तराखंड चुनावों में आपने बहुत कुछ खास देखा होगा, नेताओं का अदला बदली भी देखी होगी, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की उस चीज को लेकर जो कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। जी हाँ, लोक कला की इस वक्त मैं बारे में बात कर रही हूँ। पलायन का मुद्दा हो, आपदा का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो, उत्तराखंड पर एक चीज के बारे में जो सबसे ज्यादा बात की जाती है लेकिन उस पर काम बहुत कम लोग करते हैं, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, यानी कि उत्तराखंड की लोक संस्कृति के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और उसके लिए मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिन्हें हाल ही में भारत सरकार ने सम्मानित किया है पद्मश्री से। जी हाँ, मैं डॉक्टर माधुरी बर्थवाल जी के बारे में बात कर रही हूँ। ये तस्वीर जो है वो अपने आप में बहुत कुछ कहती है। ये तस्वीर है जहाँ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो हैं डॉक्टर माधुरी बर्थवाल को ये सम्मान कर दे रहे हैं। और आज हम उनसे बात करने वाले हैं कि किस तरीके से जिस जमाने में लड़कियों को स्कूल तक नहीं भेजा जाता था, वो उस जमाने में डॉक्टर की डिग्री भी उन्होंने हासिल कर ली है। बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंड तक में आने के लिए। माधुरी जी, मैं आपसे सबसे पहला सवाल तो यही पूछूंगी, क्योंकि पद्मश्री से सम्मानित आप हुई हैं, लेकिन आपकी जो शख्सियत है वो उत्तराखंड में एक बहुत बड़ी शख्सियत है। तो ऐसे में जब आपको पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया, आपको जब ये सूचना मिली होगी तो कैसा लगा? मतलब ऐसा लगा कि अपना उत्तराखंड भी कोई चीज है ना। जब कोई सम्मान मिलता है तो उसकी मातृभूमि को ही मिलता है ना। तो ये बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि मैंने जो अपने देश के लिए जो मेरा कर्तव्य था उसकी कोई अहमियत है। कर्तव्य की आपने बात की। आज हम सब लोग अधिकारों के बारे में बात करते हैं लेकिन अपने कर्तव्यों के बारे में कोई बात नहीं करता। लेकिन आपने, क्योंकि अब बिल्कुल शुरू की लाइन में आपने कर्तव्य की बात कर दी, लेकिन आपके समय पर आपको ऐसा क्यों लगा कि लोक गीतों को बचाना या संस्कृति को बचाना ये एक जिम्मेदारी है आप पर? देखिए, हम जब कभी भी बाहर जाते हैं इधर तो हम कोई भी ड्रेस पहन ले, ठीक है, और कोई भी भाषा हम बोले तो उससे पता नहीं लगता कि हम कहाँ के रहने वाली, हमारी पहचान कहाँ से है। तो अगर हम कहीं भी बाहर हैं तो या तो फिर उसी में पूर्ण रूप से डूबे हुए हैं हम, उसकी भी पूरा ज्ञान होना चाहिए, है ना। लेकिन जब अपना ही ज्ञान नहीं है, अपने माता पिता का ही पता नहीं है, तो दूसरा हमको कैसे एक्सेप्ट करेगा, है ना। तो सबसे पहले अपना जो है पहचान है उसको कायम रखना बहुत जरूरी है। और वो पहचान चाहे कैसी भी हमारे उत्तराखंड की, तो देवभूमि है ये। सारे देवता जब सारी दुनिया में उनको कहीं अच्छा नहीं लगा, उनको लगा कि आहा तो दूषित लग रहा है, हमें साफ सुथरा नहीं लग रहा है कहीं, तो उन्होंने भी हमारे लोकगीतों में ही जो है इतिहास, भूगोल, रहन सहन, सभी खान पान, सब चीज उसमें अवस्थित है लोकगीतों में। तो उन्हीं में इन देवताओं का, क्योंकि हमारे जो लोकगीत हैं गढ़वाल के या हमारे उत्तराखंड के, तो हमारे जो है सृष्टि की उत्पत्ति से ही है, जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई। अब जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई तो देवताओं का जिक्र भी जरूर आएगा, और देवभूमि है तो देवताओं का जिक्र तो होना ही है भाई, है ना। तो देवताओं ने कहा कि चला चला देवताओं जी झामा को, देसा की भूमि जी डना को झामा को, है ना। अब मतलब दूषित हुए गया जी झम्मा को, है ना, और अशुद्ध हुए जाए गया जी झमा को। और फिर पैटी बल गैना बल झामा को, देवता न मान जी झमा को, बल चला चला देवताओं जी झमा को, उत्तराखूंट ज्वाला जी झमा को। उत्तराखंड इसका नाम पहले से ही है, पौराणिक नाम। और उत्तराखूंट ज्वाला जी झमा को, उत्तराखूंट भूमि जी झमा को, पवित्र बतूनी जी झमा को। और तब देवता सारे आ गए, फिर हरिद्वार से जो है उन्होंने गए, और तब उसके बाद यहाँ पर देवभूमि स्थापित हुई। और आज वो देवभूमि है, लेकिन उसकी संस्कृति भी तो बचाना हमारा कर्तव्य है ना, है ना। तो मैं यहाँ की बेटी हूँ तो इसलिए मेरे को अपने मायके के तो लगेगा ही भाई मुझे, क्यों, है ना। तो वो तो ये है कि बेटी जो है, मैं आकाशवाणी नजीबाबाद में रही, लेकिन वहां भी मैंने वहां की जो मूल जो लोक संगीत था, मूल लोक संगीत, उस पर बहुत फोकस किया और बहुत कुछ उसके लिए किया। और वही फिर मेरे को अपने उत्तराखंड तो मेरे को याद रहना ही था,
है ना, बेटी हूँ मैं वहाँ की, है ना। तो गढ़वाल कुमाऊं सारे में गई फिर मैं, और फिर मैंने देखा कि यहाँ की जो संस्कृति है बहुत समृद्ध है, जो लोक संगीत में उकेरी गई है। अच्छा, कोई पहला एक लोकगीत जो आज आप याद कर सकें, जिसने आपको सबसे पहले स्ट्राइक किया आपके जहन में कि क्यों हम इसको बचा नहीं रही है, जो आपको बहुत ही शब्दों में या फिर उसकी धुन में आपको बहुत खूबसूरत लगा हो, अगर आप वो हमारे दर्शकों को सुना सके। देखिए, हमारा तो जो है ना, कोई भी लोकगीत हो वो सभी बहुत सुंदर है ना। मांगल लोकगीत, आहा, बहुत ही सुंदर है मांगल लोकगीत। और वैसे ही जो है हमारा कुमाऊं का जो लोकगीत है कि फुली गए छो दैना न रहना आए गोचे तो मैना, आहा। तो ये है, फुली गए छो दैना न रहना ए गोचे तो मैना का फुआ बासण बेगो बैणा मेरी बैणा ए गोचे तो मैना कसी छाई जूली मेरी लागी छना राई कशी सुरमाई भैंसी पुशुली बिराई धुण की चातुरी कैसी धुण की चातुरी कैसी मालूशाई देना न रहना है गुचे तो मैना। ऐसे ही था हमारा कि ऐसे ही था, मेरे को बहुत पहले सुना था मैंने ये भी। और उसके बाद जो है, अगर इसका थोड़ा सा मीनिंग भी बता पाए, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आया। अच्छा, इसमें ऐसा है कि बहन जो ससुराल में रह रही है, कहीं भी ससुराल कहीं भी हो सकता है, और उसको अपने मायके की याद आ रही है, भाई आ गया तब तक उसके पास, तो वो अपने भाई से पूछ रही है कि मेरे मायके में सब ठीक है क्या, सब, मेरी माँ कैसी है, मेरे पिताजी कैसे हैं, वो जो छोटी सी बिल्ली है वो कैसी है ना। और मतलब सब चीज के बारे में पूछ रही है ना। मेरी ईजा कैसी है, मेरे बाबूजी कैसे हैं, ऐसे ऐसे करके सबकी बात पूछ रही है। मेरी भी संगीत में बहुत रुचि मैं रखती हूँ, तो जब भी हमारे यहाँ काफी ऐसे, मुझे लगता है गढ़वाल में हो चाहे कुमाऊं में हो, काफी ऐसे गीत बने हैं जहाँ पर जो लड़की होती है वो अपने मायके की याद जरूर करती है। जैसे कि बहुत साल पहले जब नंदा देवी राजात की पूरी एक एल्बम आई थी, तो उसमें जो पार्वती शायद होती है, तो वो कहती है कि 7-5 बेणियों प्लीज अगर आप वो सुना सके तो। मैं होगी हूँ कुलाड़ी। हाँ हाँ। अब वो असल में एक लाइन, हाँ, जैसे मैंने कहा है ना, असल में ऐसा ना, 7-5 बेणियों माँ मैं होगी हूँ कुलाड़ी, है ना। और क्या है उसमें कि कोई भेणी दीनी सेना सिरना गारा, है ना, इस तरह का है वो बहुत सारा। तो खैर वो वाला तो जैसे तैसे, पर मैं जो है मेरे दिमाग में बहुत घूम रहा है इस समय, वो वाला गाती हूँ। ये वाला तो सबने सुनी रखा है ना। वो मेरे जहन में घूम रहा है कि जब हमारा जो है तिब्बत से हमारा ये आवागमन बंद हो गया था, वहां पर व्यापार के लिए जाते थे और वहां से सामान भी लाते थे। तो जब ये व्यापार सिस्टम बंद हो गया तो वो बहुत अच्छा लगता है मुझे। और राग पहाड़ी है उसमें, और राग भी जो है वो हमारे लोकगीतों पर वो पहाड़ी राग उस पे अवस्थित है। तो काना छोड़ी हो लुहनिया रूम झूमेलो दापा पुधार हुनिया रूम झूमे। भाव मतलब ऐसा हो जाता है कि बस भावुक हो जाती हूँ मैं। बिल्कुल, ये आप सुन के ही मुझे भी लगा कि एकदम कुछ है। दापा पुधार हुनिया रूम झूमेलो ऊनेरा कोट हुनिया रूम झूमेलो रातून की गोट हुनिया रूम झूमेलो। मतलब ये है कि जब उनको याद आ रही है कि दापा दुपु धार जो बीच
जहाँ पर पैदल चलते हैं लोग, पैदल चल चल के जाते थे। और ऐसे भी था कि ये जो था वहां पर जब जाते होंगे वो लोग तो ऊन का कोट पहनते, ऊन की चीजें होती थी सारी। और रात में गोट लगती थी वहां। गोट मतलब ये जो पशु, हमारे पशु हैं, उनके लिए वहां पर रात में बाहरी उनके लिए एक छप्पर जैसा बना करके उसके अंदर वो रहते थे। और रात उन्हें की गोट वहीं रहते थे सब लोग गोट में। तो ऐसे बहुत सारे हमारे लोकगीत हैं जिनमें कि हमारी पूरी संस्कृति निवास करती है। और फिर वो जब गाते हैं तो भावुक तो हो ही जाता है आदमी। मैं आपसे इतनी सारी आपकी बातें सुन रही हूँ, आपको इतना सब कुछ जो आपने तिब्बत से लेकर आप कुमाऊं तक जो है आपके गीतों से आपका जो नॉलेज है वो भी पता चलता है। मुझे ये बताइए कि उस जमाने में आपने इतना सब कुछ संरक्षित करने के अलावा आपने इतनी सारी महिलाओं को लोकगीत के बारे में बताया भी, उनका एक प्रॉपर आपने एक बैंड तक बना दिया है, महिलाओं को उसके ऊपर जागरूक करती हैं। ये मेरे लिए सुनना बहुत आसान है, या हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए सुनना बहुत आसान है। क्या वाकई में इतना आसान था? महिलाओं को कन्विंस करना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलवाना, कितना कितना मुश्किल था ये सब कुछ? देखिए, अगर किसी ने मेरे को सुना था आकाशवाणी में रही मैं, तो वहाँ 32 साल, लगभग 31-32 साल में आकाशवाणी में रही। तो मैं गांव गई हूँ मैं। अगर गांव में कोई अच्छा मुझे गाने वाला मिल गया है, कोई बहुत अच्छा गा रहा है, उसका फॉर्म भरवाया होगा, उसको ऑडिशन दिलवाया होगा विधिवत। क्योंकि वहां पर आवागमन का कोई साधन उस जमाने में नहीं था और इतना ज्यादा वहां पर अखबार भी नहीं होते थे। फिर दूसरा मीडियम वेव है अगर, तो वो कुछ स्थानों में जाता था, कुछ में नहीं जाता था, है ना। तो जरूरी नहीं है कि सब तक पहुंच रही है उसकी बात की इतने तारीख को ऑडिशन होगा, आप फॉर्म भरिए, तो उनको पता नहीं है। और फिर डाक आने जाने में भी कई महीने भी लग जाते थे, तो तब तक पता लगा ऑडिशन की डेट निकल गई, है ना। तो अगर मेरे को वो हुआ था, मेरे पास अगर ऑडिशन का फॉर्म होता था तो मैं तो पहले ही दे देती थी उनको, है ना। और उसके बाद अगर ऑडिशन हो रहा तो मैं खुद भी जा रही हूँ वहां पर, और तब उनको बोल रही हूँ कि जरूर आना तुम लोग, है ना। आए होंगे कितने तो डर के मारे, आता भी रहा होगा तो वो फुस हो जाते थे डर के मारे, क्योंकि जब कभी देखा ही नहीं इतना। 100 लोगों को अगर आप बांटती होंगी तो शायद 10 लोग आते रहे। हाँ, ऐसा भी था। मतलब डर के मारे भी नहीं आ सकता कोई, किसी को इतना पैसा नहीं है किसी के पास, बहुत सारी परेशानियां होती हैं। लेकिन क्योंकि मेरे दिमाग में एक चीज आई कि आकाशवाणी में तो कई लोग नौकरी कर रहे होंगे, है ना, सभी लोग काम कर रहे थे, लेकिन आपने इतना आगे बढ़कर गांव में सफर किया। सब लोगों की पार्ट ऑफ जॉब रहा होगा, या फिर किसी ने उसको इतना सीरियसली लिया हो या ना लिया हो, लेकिन आपके अंदर ऐसा क्या था कि आप एक गांव तक जाने के लिए आपने कष्ट भी लिए, आप गढ़वाल भी गए, आप कुमाऊं भी गए, आपने तमाम जगहों पे सफर किया, लेकिन क्यों? देखिए, ऐसा होता है कि लगाव भी कोई चीज है ना। दूसरी चीज ये है ना, जो काम करने वाला होता है उसके लिए अगर खाली बैठना है ना, तो वो उसके लिए बहुत बड़ी सजा है। तो मेरे साथ ये था कि घर में जो है मेरी देवरानियां वगैरह मेरे साथ, मैंने देवरानियों को भी अपने साथ बुला के रखा, उनके बच्चों को भी मैंने पढ़ाया। हमारा संयुक्त परिवार था, तो कभी कोई आता था, इसलिए घर में भी कोई ऐसा नहीं था कि बच्चों के लिए खाना कौन बनाएगा, है ना। फिर जो है काम करने वाले भी वहां पर मिल जाते हैं बहुत सारे, तो उनको रख लिया। तो फिर क्या था कि एक सूत्री कार्यक्रम, है ना। और संगीत जो संग है जिसके गीत, तो वो तो कभी खाली नहीं रह सकता। इसलिए मैं 9 बजे जैसे गई हूँ ऑफिस में, फिर होश ही नहीं है कहाँ हूँ मैं। और फिर याद आ रहा बचपन का कि अरे ये वाला गाना मैंने उनसे सुना था कि जिया बिना गीणा जिया ढोल बाजे जेनंता जिया ढोल बाजे, ये था, है ना। दूसरी चीज ये थी कि मैं तो प्रौढ़ावस्था तभी ओढ़ ली थी मैंने जब मैंने हाई स्कूल करा। अच्छा। हाई स्कूल जब मैंने करा तभी मैं प्रौढ़ हो गई थी, क्योंकि उसके बाद मेरी सर्विस लग गई थी GGIC लैंसडाउन में। छुप के मैंने संगीत सीखा। मैं जानती हूँ कैसे सीखा, कुछ कहानी बताइए, कोई इंटरेस्टिंग, कोई कुछ वाकया हुआ होगा सीखने के दौरान। क्यों ऐसा लगा कि ये सीखना है, वो भी उस जमाने में जब लड़कियों की शादी मुझे लगता है कि बहुत जल्दी भी हो जाती रही होगी। ऐसा था कि सबसे बड़ी चीज होती कि कभी कभी ईश्वर किसी के द्वारा कोई ऐसे कटु वचन दिमाग में डाल देता है कि फिर वो उसको बार बार उसको वो पिंच करता रहता है। ऐसे कटु वचन मैंने भी सुने थे
कि मेरे भाई की तो लड़कियां हो रही हैं, वो इधर उधर गधेरों में ब्याह देगा और मैं अपनी लड़की को मास्टर नहीं बनाऊंगा पढ़ा लिखा के। तो फिर मैंने सोचा कि शादी कर देंगे क्या मेरे पिताजी मेरी। अब उसके बाद जो है, मैं जब 2.5 साल की थी तो मैं जो है एक स्टेट में कोई फंक्शन था बहुत बड़ा, उसमें फर्स्ट आई थी, मैं राधा बनी थी उसमें। और तब मेरे को जो है स्कूल में तभी एडमिशन हो गया था मेरा, GGIC लैंसडाउन में, वहीं पढ़ी मैं, वहीं रही, वहीं बसी। तो तब जो है जब वहां पर रही तो उसके बाद जब हम गांव जाते थे छुट्टी में, 2 महीने की छुट्टी पड़ती थी वहां पर ठंड की वजह से, तो हम चले जाते थे गांव में। तो वहीं गांव में मैंने सुना ये ताऊ जी के मुंह से ना, तो मेरे को फिर बहुत अजीब सा लगा, और ऐसा लगा कि जैसे बहुत बड़े बड़े थप्पड़ मेरे को पड़ रहा है। उसके बाद मैं घर में आई, तुरंत मैंने अपनी माँ से कहा तुम मेरी शादी तो नहीं करोगी। छोटा बच्चा जब अपने माँ बाप से पूछता है तो वो माँ बाप समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ सुना है इसने जरूर, तभी ये क्वेश्चन मेरे से कर रहा है। तो माँ ने कहा कि तो क्या करना चाह रही है तू। मैंने कहा मैंने जो है मैंने पढ़ाई करनी और मैंने शादी नहीं करनी, मास्टर नहीं बनूंगी मैं। तो मेरी माँ ने कहा ठीक है पढ़ाई कर ले, फिर अगर फेल हुएगी तो फिर कैसे बनेगी मास्टर नहीं, फिर तो पढ़ना ही पड़ेगा फिर तेरे को। तो उसके बाद फिर ठीक है, अब मैं फिर स्कूल में खूब मन से मतलब पढ़ा मैंने। उसके बाद खूब मतलब उसमें भी जाती थी, गढ़देवा होता था, स्टेट रैली, डिस्ट्रिक्ट रैली वगैरह होती थी, उसमें भी हमेशा फर्स्ट ही आए। तो बहुत अच्छा लगता था। और उसमें जब नाम भी हो रहा है, फिर हमको सम्मान भी मिल रहा है, खूब बहुत प्यार कर रहे हैं सबके सब। हमारी जो घर वाले प्राउड फील करते थे, घर वाले भी और सारी स्कूल के टीचर्स जो है मेरे को बहुत प्यार करती थी, बहुत ज्यादा। सोलमन बहन जी, और वो क्या उसका नाम शील जोशी दीदी, और ये जो है नैथन बहन जी, और बहुत सारी ऐसी मेरी वो थी, पर क्या उसका नाम बाऊखंडी बहन जी, ऐसे बहुत सारे। तो एक तो ऐसी थी कि जैसे मेरे को मतलब मेरे को क्या था, एक सूत्री कार्यक्रम, पढ़ाई तो पढ़ाई, पढ़ाई है तो पढ़ाई, बस उसके अलावा कुछ नहीं। तो मैं बात भी नहीं करती थी, अब तो मैं बहुत बोलने लगी हूँ ना, उस समय बिल्कुल बात भी नहीं करती थी मैं किसी से। कोई सोचता था कि इसके जबान नहीं है क्या, गाती तो इतना सुंदर है ये, लेकिन ये बोलती क्यों नहीं ना। तब जो है अगर वो हमारे क्लास में शैतानी कर रहे हैं बच्चे, यार मैडम ने खड़ा कर दिया, एक जोशी मैडम थी, तो उन्होंने जो है जैसे खड़ा कर दिया सारे क्लास को, तो उसके बाद मेरी तरफ देखती थी, बोलती माधुरी तो बैठ जा ना, और बाकी सारा क्लास खड़ा रहता था। तो ऐसा भी होता था ना। तो फिर जो है, पर मेरे क्लास के बच्चे भी मुझे बहुत प्यार करते थे, बहुत ज्यादा। तब जो है जब मैं 6ठी क्लास में आई तो मेरे पर एक बज्र और पड़ गया। वो मेरे पिताजी ने कहा कि अब बेटा स्टेज पर नहीं जाना और गाना बजाना कुछ नहीं है। अच्छा। हाँ, तो उस समय गाना बजाना अच्छा भी नहीं मानते थे। तो फिर मैं बुखार आ गया मेरे को बहुत तेज, बोल तो सकती नहीं थी कुछ नहीं, पर बुखार आ गया गम के मारे। अब उसके बाद जो है फिर मेरी जो प्रिंसिपल थी, उन्होंने फिर पिताजी से कहा कि आप क्या कर रहे हो, ये है माता सरस्वती का कितना बड़ा तिरस्कार कर रहे हो आप। तो पिताजी ने कहा कि हमारे यहाँ जो है बुरा मानते हैं, और हम मेरा जो है मुझे अपने परिवार से बहिष्कृत कर देंगे सब लोग। तो फिर उन्होंने कहा कि इसको चुपचाप से, मेरे से कह रही चुपचाप सीखेगी ना तो। मैंने कहा हाँ जी। तब कहने लगी कि मैं तेरे पिताजी से बोलती हूँ, वो सिखाएंगे तेरे को। तो फिर मैंने कहा ठीक है। तब कहने लगे कि आप इसको बाहर ले जाइए और वहां से इसको म्यूजिक सिखाइए, इसको क्लासिकल म्यूजिक। तब पिताजी मेरे को कभी इलाहाबाद, कभी नजीबाबाद ऐसे ले गए और कहा होगा कि 4 दिन के लिए लाया हूँ बेटे, 40 दिन का याद करेगी। अच्छा। सुबह 4 बजे से लेकर और रात के 12 बजे तक। अब जब आदत पड़ी हुई है बचपन से, तो आदमी खाली कैसे बैठ सकता है, ठीक है। अब जब मैं हाई स्कूल करा, अब पिताजी जो है पढ़ना भी है, सुबह से तो मैं ये कर रही हूँ, और बिल्कुल छुप करके जहाँ वो सामान रखा रहता था हमारा ऊपर, ढैपुर बोलते हैं, ढैपुर में, तो वहां जो है वहां कोने में बैठ के, तो वहां पर बहुत धीरे से गाती थी मैं, बहुत धीरे से रियाज करती थी। और तब उसके बाद पिटाई करती थी, आवाज बाहर नहीं जानी चाहिए तेरी, बिल्कुल नहीं। और जैसे हाई स्कूल करा, मैंने उस समय 6th ईयर कर लिया था क्लासिकल म्यूजिक में, है ना। और फिर उसी स्कूल में मेरी टीचर बन गई मैं, अपनी स्कूल में। और बस सीधे बस साड़ी पहनी, फिर फ्रॉक पहन के, तो उसी दिन प्राउड हो गई थी मैं, है ना। तो फिर दूसरे को आगे बढ़ाना और खुद पीछे रहना। जब गुरु बन गए तो सबको आगे बढ़ाना और खुद पीछे रहना, उनको सपोर्ट करना सबको। तो वही आदत पड़ गई। तो फिर 10 साल वहां सर्विस करी, फिर बहुत सारा वो करा,
बहुत मेहनत करी, बहुत ज्यादा, हजारों बच्चों को सिखाया। आज वो प्रिंसिपल बन के रिटायर भी हो गए, लेकिन मेरे सामने वही झुक के चलते हैं। मेरी बहनें तक मेरे सामने खड़ी नहीं होती, इतना मतलब इतना उनको मेरा वो है। तो खुद मैंने चलकर दिखाया उन कांटों पर, तब दूसरे के लिए सड़क बनाई। आप अपने लिए कौन सा एक जिंदगी का पहला माइलस्टोन मानती हैं, जब आपने स्टेज पर चढ़ के कोई लोकगीत गाया हो, या अगर आपको याद हो कि आपने पहला जो एक बड़े स्टेज पर कौन सा लोकगीत गाया हो? लोकगीत तो सबसे पहले जो मैंने नृत्य किया था, तो मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गए रे, तो ये उसमें मैं राधा बनी थी। और तब उसमें मैं 2.5 साल की थी उस समय। इतनी बड़ी शील्ड मिली थी, शील्ड के पीछे उसके शील्ड भी मुझसे बड़ी थी वो। तब मेरी टीचर मेरे को उधर निकाल के ले गई, तो उन्होंने मेरे को, उनका नाम था मनोरमा ढोंडियाल। अच्छा। उन्होंने सिखाया था मेरे को। और गायन के क्षेत्र में अगर आपको पहला गीत अगर आप याद करें तो? बस पहला गीत क्या, वो तो फिर क्लासिकल का ही था, या वही था फूली गए छो दैना, या वो था, और बहुत सारे लोग गीत थे, है ना। ये फूली गए छो दैना न रहना एगो चतो मैना, ये तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें बहुत मार्मिक है। अब इसका अर्थ समझती हूँ ना, उस समय तो नहीं समझी मैं अर्थ, लेकिन एक्टिंग मैंने वैसे ही करी होगी जैसे उसमें भाव थे। उसमें मेरे को सुमित्रा धूलिया जी हैं, तिग्मांशु धूलिया जी की माँ, उन्होंने मेरे को उसमें एक्टिंग करनी सिखाई होगी। उन्होंने फिर मेरे को, जब मैं छठी क्लास से मैं जब स्टेज में इतना नहीं जा पाई, तो उन्होंने फिर मेरे को नाटक में लिया, फिर उन्होंने मेरे से नाटक करवाए। तो फिर मेरे को गायन वादन नृत्य के साथ साथ मैंने नाटक भी करे, है ना। तो फिर मतलब किसी ने मेरे को टूटने नहीं दिया, है ना। तो मैं एक बहुत बढ़िया रेसर भी थी, लेकिन इतनी जगह नहीं जा सकती मैं, इसलिए मैंने एक ही सूत्री कार्यक्रम अपना चुना और फिर उसी पे चली मैं, है ना। तो ऐसे ही मैंने जो है ये गुजराती लोकगीत भी गाए। तन रे गोकुड़ियों ने मन रे गोकुड़ियों गोरु गोरु गाँव रे। मेरे लिए सारा भारत, पूरा विश्व एक है। मैं कभी नहीं मान सकती, संगीत की कोई सीमा रेखा नहीं होती। मैं नहीं बोल सकती कि मैं कौन हूँ, है ना? लेकिन अगर दोबारा से उत्तराखंड की तरफ वापस आए, लेकिन मांगल जो है वो हर कोई अब उसके रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है कि कई अब जैसे कि पांडवाज हैं, या जिन्होंने दोबारा से इसे एक नए तरह से नए उस प्लेटफॉर्म में लेकर आया। आप मांगल को लेकर, क्योंकि शादियों में एक सबसे बड़ा जब संगीत के बारे में बात होती है तो मांगल जरूर गीत गाए जाते हैं, आपका उसको लेकर क्या है? देखिए, ऐसा है, जब मैं आकाशवाणी नजियाबाद में थी, वहां तो मैंने बहुत सारे लोकगीत इकट्ठे करे, बहुत सारे। एक वहां पर धरोहर कार्यक्रम हुआ, वो धारावाहिक था, तो उसके जो है, और स्टेशन ने अगर उसके 15 एपिसोड 20 एपिसोड बनाए होंगे, तो आकाशवाणी नजियाबाद ने 250 एपिसोड बनाए, और उसका निर्देशन मैंने ही किया। तो ऐसे ही बहुत सारे नाटक भी मैंने लिखे, और मैंने क्या नहीं लिखा, मतलब क्या चीज नहीं लिखा मैंने ना। नाटक लिखे, रूपक लिखे, गीत लिखे, क्या नहीं लिखा, है ना। और उसके बाद जो है उनको प्रसारित हुए। तो इसलिए सब, जब मेरा कभी कभी तो ऐसा भी हो गया कि ऐसे समय भी आया जब ग्राम जगत भी मैंने देखा, बाल जगत भी मैंने देखा, और वो जो है कृषि जगत भी मैं ही देख रही हूँ, संगीत भी मैं ही देख रही हूँ। तो सब, क्योंकि दीदी ये देख लोगी, वो तो पता नहीं कहीं छुट्टी चले गए, तो उनके हाँ देख लूंगी, कोई बात नहीं, क्योंकि ऑफिस में ही बैठी हूँ बस सुबह से शाम तक, है ना। तो ये एडिटिंग सब सीखी, खुद ही सीखा वो सब कुछ, है ना। तो ऐसे कुछ नहीं था। और अगर टेप भी उठा के ले जाना पड़े तो उसमें भी कोई घबराहट नहीं। कब तक, जब तक रामलाल आएगा जो टेप उठाने वाला, इतनी देर में तो मैं दो बार चल जाऊंगी, कौन उसको बुलाए। अब घंटे बुला के तब आ रही हूँ, इंतजार कर रही हूँ कि टेप लिया भैया। मुझे लगता है यही वजह है कि आपको नारी शक्ति पुरस्कार से भी आप सम्मानित हो चुकी हैं, पद्मश्री से पहले, काफी ज्यादा पहले। और मुझे लगता है कि हमारे तमाम दर्शकों को ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि किस तरीके से एक वन मैन वुमन जो है सब कुछ जो कर सकती हैं, वो आप हैं। लेकिन अगर बात करें धरोहर की, उत्तराखंड की धरोहर की बात करें, तो आप क्या मानती हैं कि आने वाले समय में युवाओं के लिए अगर आप कोई मैसेज दे पाए तो वो कौन सा मैसेज होगा? बस यही है ना, मैं कह रही हूँ कि अगर आप ठान लो ना कि मुझे ये करना है, तो उसमें ईश्वर भी साथ देता है ना। और दूसरी चीज ये है कि जैसे मांगल लोकगीत के लिए आपने पूछा, तो मैंने बहुत सारे लोकगीत, हजारों लोकगीत मैंने वहाँ संरक्षित करे आकाशवाणी में। तो वो तो खैर कोई वो नहीं है। लेकिन जब मैं वहां से यहाँ आई देहरादून इत्तेफाक से, तो तब मैंने यहाँ देखा, तो यहाँ तो चौपट था, मामला ही कुछ नहीं था।
ऊट पटांग गा रहे हैं, सब कुछ पता ही नहीं है अपनी दीन दुनिया की, है ना। तो तब मैंने देखो, मैं बहुत अफसोस हुआ मुझे कि ऊट पटांग गीतों में डांस हो रहे हैं यहाँ ना, कि तेरा आदमी मर गया और तू अब वो ये कर, मस्ती मार, इन गानों में शादियों में डांस हो रहा है। तो मेरे लिए तो धिक्कार था ना। फिर मैंने अपने आप को बहुत धिक्कारित किया कि क्या फायदा बल तेरा इतना वो करके, जब तेरे यहाँ पर तो ये कुछ जानते नहीं तेरे यहाँ, है ना। और मैं सोच रही वहां की सारा हमारा उत्तराखंड तो बहुत वो है, पर जब यहाँ आके पता लगा कुछ नहीं, तब मैंने सोचा कि अगर किस तरीके से रिवाइव किया आपने, क्योंकि मांगलों को वही मैं बता रही हूँ कि जब मैंने सोचा कि यहाँ पर अगर देहरादून को देख देख के बिगड़े हैं हमारे उत्तराखंड के लोग, तो सुधरेंगे भी यहीं से। इसलिए मैंने अपने घर में महिलाओं को बुलाया, आम महिलाओं को, क्योंकि माँ ही धुरी होती है अपने घर की, है ना। माँ अगर गढ़वाली में बोलेगी, माँ अगर अपने लोकगीत गाएगी तो सारे सुनेंगे बच्चे। अब गा रही है वो, खाना बना रही है, गाना गा रही है, तो उसके बच्चे भी सुनेंगे, ये क्या गा रही हो तुम, अरे मांगल है भाई ये, है ना। तो इस तरह से सबसे पहले मैंने मांगल ही उनको सिखाए, और उसके बाद फिर सैकड़ों महिलाओं को मैंने सिखाए। ऐसी ऐसी महिलाएं थी कि उनके हस्बैंड खुद लेके आए मेरे पास कि दीदी, क्योंकि वो मेरे को जानते थे, नाम से सब जानते थे, शक्ल से कोई नहीं जानता था, क्योंकि रेडियो तो ऑडियो है ना। तो इसलिए नाम से सब जानते हैं, कहीं भी चले जाऊं मैं वो सब मेरे को जानते हैं। लेकिन बस वही था कि शक्ल से कोई नहीं जानता था, क्योंकि वैसे भी पर्दे के पीछे ही रही मैं हमेशा, और मैंने दूसरे कलाकारों को ही आगे बढ़ाया। आज वो बहुत बड़ा ख्याति प्राप्त कर रहे हैं पूरे विश्व में। तो अच्छा लगता है वो, मुझे अच्छा लगता है, बहुत अच्छा, है ना, क्योंकि अपने लिए जिए तो क्या जिए, बिल्कुल, है ना। लेकिन अगर क्योंकि उसमें धूली अर्घ है और कई अलग अलग तरीके के वो होते हैं, आपका फेवरेट कौन सा है जो आप हमारे लिए आज देखिए, फेवरेट तो सारे ही हैं ना, लेकिन हमारे जो मैं कवियों ने जो अब मैं देखती हूँ कि आधुनिक कवियों ने, ये तो हमारे बहुत पौराणिक हैं, सृष्टि की उत्पत्ति से हमारे मांगल शुरू हो गए, ठीक है, तो वेदवाणी है इनमें इसलिए। लेकिन ये है कि इसमें जो है हमारा जो है कवियों ने तो अब कहा है ना कि स्त्री का रूप ऐसा होता है, फलाने का ऐसा, उन्होंने प्रकृति से जो है उसको जोड़ा, ठीक है, किसी भी सौंदर्य को जोड़ा, है ना, मतलब अलंकार उसमें फिट किए। लेकिन हमारे लोकगीतों में ऐसी दुर्लभ अलंकार हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है ना, कि देवो गणपति की पैतुली सरोना, पैतुली तेरी सरबसी मुन्या। कितना बढ़िया। अब समझ नहीं रहे हो कि तुम इसको, है ना, कि देव गणपति की जो गणपति के पैरों से लेकर सिर तक जो है उनको वो कर रहे हैं, उनको पूज रहे हैं, उनको सब कुछ छाल रहे हैं, उनको गंगा जल उनमें धो रहे हैं। तो देव गणपति की पैंतुली जब उनके पैर उन्होंने वो करा होगा, धोया होगा, वो करा होगा उस पे वो करने के लिए, तो कि उस ऐसी है बल उसकी सर्प का जैसे सिर होता है ना, ऐसी है कि उनकी पैर के तलवे, है ना। तो उनका सौंदर्य देखो, सौंदर्य वर्णन कैसे करा हुआ है ना। तो ये है हमारा चमोली गढ़वाल का लोकगीत, जो कभी खत्म हो चुके सब, लेकिन मैंने सब कुछ सिखाए अपने यहाँ अपनी जिन महिलाओं को। मुझे लगता है कि आप ही का एफर्ट्स है कि वो जो मांगल गीत जो कि कहीं ना कहीं अब विलुप्त होने की कगार पर आ गए थे, अब वो हर शादियों में अब हर लोग जो हैं, और खास तौर पर देहरादून में तो ये मुझे लगता है कल्चर है कि जिसकी शादी है वो बिल्कुल। यहाँ से जब उन्होंने मेरे को त्रिजुगी नारायण में बोला कि दीदी आप जो है आपने देहरादून में तो कमाल कर दिया, आप त्रिजुगी नारायण कब आ रही हो, मैंने कहा मैं आ जाऊंगी, और तुरंत चली गई मैं असल में जो पहला ग्रुप होता है उसके साथ जाती हूँ, फिर मैं किसी ग्रुप के साथ नहीं जाती, क्योंकि फिर वो गा सकते हैं, वो उसमें अभ्यस्त हो जाते हैं, इसलिए पहले उनको डर लगता है स्टेज पर जाने में, तो उस तो कॉन्फिडेंस बनाने के लिए मेरे को जाना पड़ता है ना। और तब फिर वो जो तब सब जगह तब वो तन मन धन से फिर सशक्त हो रहे हैं, तो उसमें बहुत अच्छी बात है, एक घर की महिला सशक्त हो रही है। कितनों के जो है घुटने ठीक हो गए डांस करके, जब वो चौंपला करती है ना, जब वो आहा डांस करके वो उनके घुटने ठीक हो गए। अब जो है कितनी कितनी महिलाएं तो ऐसी कि जो इतनी बार वो घूम जाती है ना, कि जिससे कोई, मेरे को खुद लगता है कि देखो ये 50-60 साल की महिला और कितना घूम रही है ना। इसी तरह से अब जब पैसा मिल रहा है तो और सम्मान मिल रहा है, तो उसमें तो मैंने कहा भाई हमारे यहाँ न्योता दिया जाता है,
मंगलेरियों को न्योता दिया जाता है, वही सम्मान दिया जाता है जो पंडित जी को दिया जाता है ना। पंडित जी को ब्रह्मा जी बोला जाता है। इतने सारे लोगों की गुरु होना, ये कैसा लगता है? क्योंकि सम्मानित होना, केंद्र सरकार से सम्मानित होना, राज्य सरकार से सम्मानित होना, वो एक अलग चीज है। हाँ। लेकिन एक इतने सारे लोगों का गुरु होना, और वो जो आपने कहा कि कोई भी मेरे सामने जो है वो खड़ा नहीं होता है या बोलता नहीं है, वो सम्मान पाना कैसा लगता है अपनी मेहनत के बल पे? हाँ, मेरे को अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। लेकिन कभी कभी ऐसा हुआ कि अब तो मैं अपने जैसा मेरा स्वभाव है वैसे हूं मैं, लेकिन कभी कभी अपना स्वभाव भी बदलना पड़ता है इनके लिए, इनको सुधारने के लिए अपना स्वभाव भी बदलना पड़ता है। तो मेरे को ऐसा भी हो गया था जब मैं शुरू में थी ना, शुरू में पढ़ाती थी, जैसे स्कूल में पढ़ाती थी, तो अपनी बहनों के साथ जैसे है या किसी जो बढ़िया गा रहे हैं तो उनको साथ गुस्सा भी करना पड़ता था। तो उससे क्या होता था, मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता था। या आकाशवाणी नाजियाबाद में अगर किसी को सुधारना है, ल बोल ल बोल ल बोल, ल नहीं बोलता ल बोल रहा है, तो उसका तो अर्थानर्थ हो जाता है। तो इसलिए उनको बहुत सुधारने के लिए गुस्सा भी करना पड़ता था कि ये नहीं गाओगे तुम, अपना गीत नहीं गाओगे तुम, लोक गीत गाओगे। तो ऐसे में भी कभी कभी विपरीत अवस्था भी हो जाती थी, और उससे क्या होता था, मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता था। लेकिन अब मैं यहाँ आगे, मुझे कोई अब ब्लड प्रेशर नहीं, कुछ नहीं। तो अब उन महिलाओं को जो है उनको मैं निःशुल्क सिखाती हूँ अपने घर में, और वो गा रही हैं कितना बढ़िया, उनका घर भी चल रहा है, उनका जो है वो मस्त भी हो रखी हैं। ऐसी महिलाएं थी कि जिनके जो है छाइयां पड़ी हुई थी, इतने डिप्रेशन में चली गई थी, लेकिन उनके पति जब मेरे पास लाए उनको, तो आज वो खिलखिला के हंस रही, डांस कर रही है। तो मेरे से जब कोई भेजता है ना, वो मैं बोलती हूँ वही है क्या ये वही है क्या ये, तो अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। इसे घर बन गया, और हमारी संस्कृति अलग बच रही है, संस्कृति पर वो हो रही है। और इसमें मैंने अब लॉकडाउन में मैंने इतनी सारी किताबें लिख दी, तो अब उसको जो है, जब किताबें तो लिख दी, लेकिन उसका व्यवहारिक ज्ञान भी बहुत जरूरी है। शास्त्रीय ज्ञान से बड़ा होता है व्यवहारिक ज्ञान। तो व्यवहारिक ज्ञान में मैं तब उसको दूंगी, और ईश्वर ने चाहा तो जरूर दूंगी मैं, है ना, क्योंकि मेरा लक्ष्य ही जीवन का यही है, और कोई लक्ष्य नहीं। मेरे को खाने का शौक नहीं, मुझे किसी चीज का शौक नहीं, मेरे को केवल एक सूत्री कार्यक्रम, वो है अपनी संस्कृति बचाना और विश्व लेवल पर उसको रखना, वैज्ञानिक तौर पर, ऐसे नहीं, वैज्ञानिक रूप में। मैंने उनकी स्वरलिपि में बनाई, और स्वरलिपि सहित मैंने वो किताबें बनाई भी हैं। और जैसे ये है, देखो फिल्मों में भी हमारे लोकगीतों की धुनें हैं। तो जैसे वो है के न भाया कुंड कजोला हे, के न भाया सूरीज धुमेलो। कितना बढ़िया है ना। डांडा पीछा बाबा जी, काली चकुएड़ी, यकुली बाबा लग दी च डेर। कितना सुंदर है। पहली दूलू लाडी त्वे सकीली जनीता, तब दूलू धिया त्वे सांदना की डोली, तब दूलू लाडी थे। कितना सुंदर, खूबसूरत। अब इस इंटरव्यू के आखिरी दौर में गुजर जाते हैं, तो मैं आज आपसे एक सवाल पूछूंगी, क्योंकि हम इलेक्शन ट्रेल पर आए हैं, यहाँ पर हम चुनाव कवर करने आए हैं। तो जब भी म्यूजिशियंस होते हैं, जो लोक कलाकार होते हैं, वो कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर जो बात करने से बचते हैं। वो हमेशा कौन सी पार्टी बेहतर है, कौन सी पार्टी नहीं बेहतर है, किस पार्टी ने अच्छा किया नहीं किया, और खास तौर पर जो महिलाएं होती हैं वो ज्यादातर बचती हैं। लेकिन बात अगर उत्तराखंड के मुद्दों को लेकर करें, तो वो कौन से मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि उत्तराखंड बनने के इतने सालों बाद भी, 2 दशक बाद भी, आज तक ना कभी पूरे हुए हैं और भविष्य में कभी पूरे होंगे? इसको लेकर भी तमाम तरह की जो संभावनाएं हैं, आशंकाएं हैं, सिर्फ वही नजर आती हैं। देखिए, ऐसा है, जब हम देहरादून की चश्मा लगा के देखेंगे ना उत्तराखंड को पूरा, तो कभी नहीं होंगे वो पूरे। जब हम उत्तराखंड यहाँ देहरादून में रह करके और चश्मा लगाएंगे अपने पहाड़ का,
जहाँ की परेशानियां हैं, तो वो फिर एक से एक सारे, जब तुम जमीन में रह के चलोगे तो तुम सब काम कर सकते हो और वो हर मुद्दा पूरा होगा, है ना। इसलिए जो है पहाड़ में जो परेशानियां हैं उनको जब तक वहां पर जाके नहीं देखा जाएगा तब तक नहीं होंगी वो पूरी। यहाँ पर देहरादून में रह के नहीं होगा। यहाँ पर मैं रह के बोलूंगी देहरादून में रह के बस यहीं पर कर लूंगी, मैं नहीं। मैं तो ऐसे ऐसे गांव में गई हूँ जहाँ ऊपर भालू थार नीचे मैं थी, ऐसे ऐसे गांव में गई हूँ मैं। लोक संगीत के लिए उन कलाकारों को समृद्धि, उनकी समृद्धि के लिए, है ना, और लोक संस्कृति के संरक्षण के लिए बहुत दूर दूर गांव में गई हूँ मैं। एक गांव तो ऐसा था, वहां से जाते समय तो कुछ नहीं था, और आते समय जब मैं आई तो वहां पर जो है पूरा नदी बह रही थी बुरी तरह से, और पेड़ भी बह रहे थे, है ना। और वहां पर जो है फिर मैं बैठी रही, रात भर वहीं बैठी रही। अगर बाघ खा जाता तो क्या होता, लेकिन ईश्वर ने ये दिन दिखाना था, इसलिए मुझे बाघ ने कुछ नहीं कहा होगा, है ना। तो ऐसे तो हमको जो है जमीनी स्तर पर काम करना पड़ेगा। जमीनी स्तर पर जब तक हम नहीं करेंगे तब तक नहीं हो सकता। सबकी मतलब जो उनकी अपेक्षाएं हैं वो नहीं कर सकते हम पूरा, है ना। एक चीज को लेकर जो आप सोचती हैं कि लोकगीत को बचाने के लिए कुछ प्रयास जो थे, जो होने चाहिए सरकार के तौर पर होने चाहिए, वो कौन से, किस तरीके के प्रयास होने चाहिए? उसमें ये देखना चाहिए कि हर गांव में जो है कौन कौन से लोक कलाकार हैं, है ना, क्योंकि हर गांव में कोई ना कोई मांगल गाने वाली जरूर होगी, होती ही है। लेकिन या तो रोते हुए गाएगा कोई, या तो खुश होके गाएगा। अब खुश होके गाएगा तो मांगल गाएगा, और रोते हुए गाएगा तो खुदेड़ गीत गाएगा, है ना। ये बोलेगा कि 12 महीनों की या झूमे लो बोई 12 ऋतु आलिया झूमे लो मेरो हुंदो कुइया झूमे लो बोई उमी तैबूला लो या झूमे। बहुत ही भावुकतापूर्ण है, तो ऐसे ही गाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि अपने लोकगीतों को पुनर्जीवित करने के लिए वो जो गांव में बैठा हुआ जो हमारा कलाकार है, जो वास्तव में कलाकार है, जिसने पूरी जिंदगी उसके लिए खपा दी है, और वो ढोल वादक हैं, चाहे वो जागर गायक हैं, चाहे वो कोई भी महिला है जो गाती हैं मांगल, या कोई भी कलाकार हैं तुम्हारे ये पुनर्जीवित करने वाले कलाकार, तो उनको ढूंढ करके और उनको वो करना चाहिए, उनका संवर्धन करना चाहिए, और उनको ये करना चाहिए कि उनको दो धून की रोटी मिल सके। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुना आपने कि किस तरीके से अपनी मेहनत के बूते पर लोगों के अंदर लोक गीतों को लेकर जो प्रेरणा दी है वो बहुत जरूरी है, लेकिन सरकार इस पर क्या कुछ करती है वो तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन लोक गीतों को बचाने के लिए और लोगों तक इन तमाम लोक गीतों को पहुंचाने के लिए न्यूज तक की ओर से, उत्तराखंड तक की ओर से भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया।